Good afternoon to all. Hope you will be fine. आशा है मेरी आप लोग सकुशल होंगे। अन्य दिन की भांति आज भी हम आपके समकक्ष हैं, सामने हैं और आज की क्लास अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स पे शुरुआत होगी और सेकेंड फेज की जो क्लास है 2 से 3 वो आपका करंट अफेयर्स का होगा। तो फर्स्ट 1 से लेकर 2 बजे तक इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था और विषय हमारा है स्टॉक एक्सचेंजेस, शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट, वो है हमारा विषय। दूसरा 2:15 से 3:15 के दरमियान जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगा करंट अफेयर्स 2020 मार्च मंथ। कल के वीडियो में हमने आपको 1 मार्च और 2 मार्च के कुछ प्रसंग बताए थे। अब 2 मार्च से आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो आज का ये 2 क्लास है, बीच में ब्रेक होगा 15 मिनट का, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, बेहतर है कि शुरुआत की जाए। तो आज की तारीख क्या कहता है? 24 अप्रैल और 24 अप्रैल का क्या इम्पोर्टेंस है ये मैं पहले आपको बताऊं। चूंकि आप जानते हैं सुनील सर ऑफलाइन पढ़ाएं या ऑनलाइन पढ़ाएं, हमारी जो व्यवस्था है उसे देखें हम हमेशा की तरह जब भी आते हैं तो सबसे पहले अगर कुछ इम्पोर्टेंस उस तारीख का, उस दिन का है तो हम आपसे यही चर्चा करते बताते, फिर उसके बाद हमारा जो है मेन कोर्स स्टार्ट होता है। तो आज का इम्पोर्टेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ज्ञान ले लें, ध्यान से सुनें। आप सभी जनों का जो अभी जुड़ रहे हैं और बाद में जुड़ेंगे, स्वागत है। एक खास इंफॉर्मेशन जो मैंने कुछ दिन पहले भी दिया था और आज भी दे रहा हूं वो ये कि जो मैंने जीएस फाउंडेशन स्पेशल बैच की शुरुआत की है, इसका 21 अप्रैल से 27 अप्रैल लगे हाथ 7 डेज डेमो फ्री ट्रायल क्लास है और 27 के बाद जब आप इसे लिंक पर आएंगे, इनरोल करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने एक सूचना आएगी पे सिस्टम का कि वो पेड सर्विस में चला जाएगा। और आप लोगों को ध्यान में रखते हुए ही हमने जो है बहुत ही मिनिमम फ़ी रखी है ताकि मैक्सिमम लोग शिक्षा ग्रहण कर सके और अपने टारगेट को पूरा कर सके। सो वंस अगेन, अगर आपको पेमेंट सिस्टम में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें बताएंगे, हम आपको एक फ़ोन नंबर देंगे और उस फ़ोन नंबर से बात करके आप काम कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो वंस अगेन सुनील सर एट योर सर्विस। याद रखिए आपकी सेवा में सुनील सर फिर मौजूद हैं। 24 अप्रैल की बात करें, 24 अप्रैल 1993 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े विधेयक, जिसे लोकसभा और राज्यसभा ने पारित कर दिया था, राष्ट्रपति ने उसे अपनी अनुमति दी, यानी अपने हस्ताक्षर किए उस बिल पर और राष्ट्रपति का जो एम्ब्लेम है हमारे देश का, मोहर लगा दी। अर्थात 24 अप्रैल 1993 the President of India make it Panchayati Raj System Bill to act. So today is नेशनल पंचायती राज डे। तो हम आज की तारीख राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के तौर पर मनाते हैं और कई वर्षों से निर्मल ग्राम पुरस्कार वितरित किया जाता है, कन्फर्ड किया जाता है भारत सरकार की ओर से। इस बार भी होना था
और कोरोना की वजह से नहीं हुआ, यानी कोविड-19 की वजह से नहीं हुआ। वंस अगेन, निर्मल ग्राम पुरस्कार कई स्तरों पर दिए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था पर, जिला परिषद स्तर पर, पंचायत समिति के स्तर पर दिए जाते हैं। किसी राज्य को भी उस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के अच्छे संचालन के लिए भी राज्य को दिया जा सकता है, ये याद रखिएगा। तो पंचायती राज, इसके लिए क्या होता है, भारत सरकार 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन जनरली न्यू दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया में हैबिटेट सेंटर में आयोजित करते रहे हैं। इस बार नहीं हुआ है और उसी में निर्मल ग्राम पुरस्कार दिए जाते हैं। याद रहे, तो निर्मल ग्राम पुरस्कार किससे जुड़ा है, पंचायती राज व्यवस्था से, लोकल गवर्नमेंट से। तो आज याद रखिएगा पंचायती राज दिवस है, दैट्स ओके, काफी है। 24 अप्रैल हमारे क्रिकेट के मसीहा सचिन रमेश तेंदुलकर का भी जन्म दिवस है। और ऐसा सवाल पूछता है, और ये सवाल खास करके हमने देखा है क्योंकि चूंकि मैं इंटरव्यू का भी मॉक क्लास देता हूँ, इंटरव्यू के लिए मेरा पूरा सिस्टम है यहाँ बना हुआ, तो बच्चों से बात करता हूँ तो वहाँ पूछा जाता है, अगर आपने अपने शौक क्रिकेट रखे हैं तो पूछता है कि बताइए तेंदुलकर का जन्मदिन कब है, तो पूछ सकता है, फ्रीडम है पूरा, लेट इट। चलिए टू दी पॉइंट, अब बात करें हम लोग आज इकोनॉमिक्स के शेयर बाजार, शेयर मार्केट, यानी बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी, ये है आपका। तो पहला है टॉपिक, स्टॉक एक्सचेंज जिसे आप कहते हैं शेयर मार्केट्स, हिंदी में आप कहते हैं शेयर बाजार, इट इज अंडर कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, और इसको प्रायोरिटी देंगे, नोन एज प्राइमरी मार्केट। ठीक है, और ये पूरा सिस्टम जाएगा अंडर फाइनेंशियल सिस्टम। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्या है। जो स्टॉक एक्सचेंज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए समझिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, फाइनेंशियल सिस्टम, वित्तीय व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन। और वित्तीय प्रबंधन में एक आता है कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार, पूंजी बाजार, और एक आता है मनी मार्केट, मनी मार्केट यानी मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार की सर्वोच्च संस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भारत में। और कैपिटल मार्केट याद रखिएगा, इसे पूंजी बाजार कहते हैं। बाय द वे, जो पूंजी बाजार है, कोई भी पूंजी कैपिटल का जो है कि अगर 6 मंथ से ज्यादा के लिए अगर आप कैपिटल लेते हैं, यानी 1 साल मिनिमम प्लस के लिए लेते हैं अगर उधार पैसा, उसे कैपिटल मार्केट कह देते हैं। वहां ये सब चीजें नहीं अभी कर, सीधा रखिए कैपिटल। अब उसका एक पार्ट है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज
क्योंकि यहां स्टॉक में इक्विटी शेयर को, सिक्योरिटीज को सेल मतलब बेचा जाता है, परचेज किया जाता है, खरीदा जाता है। लेकिन एक्चुअली बेचना खरीदना शब्द उचित नहीं है, सरेंडरिंग एंड अलॉटमेंट वर्ड यूज होता है। तो इसी को आप शेयर मार्केट कहते हैं, हिंदी में शेयर बाजार कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्टॉक एक्सचेंज पढ़ने जा रहे हैं। नोबडी, स्टॉक एक्सचेंज पढ़ने का मतलब है, अगर आप इसको समेट के पढ़ ले तो कम से कम 2 घंटे प्लस। पर चूंकि हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग बस बनानी है, क्वेश्चंस सॉल्व हो जाए सारे, उसके ख्याल से मिनिमम 1 घंटा तो लेगा, नो डाउट। पर इसे प्यार से धीरे धीरे तोड़ तोड़ के समझाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्टॉक एक्सचेंज पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, financial system in India that shows the capital market and money market. Under capital market, there are 2 type of market: primary market and secondary market. So, stock exchange is part of secondary market. Stock exchange कैपिटल मार्केट का सेकेंडरी मार्केट है, ये याद रखिएगा, सेकेंडरी, दैट इज इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी मार्केट। चलिए, छोटी सी चीज होती है, हम प्राइमरी भी हटाएं, सेकेंडरी भी हटाएं, और सेकेंडरी मार्केट का हिस्सा क्या है? स्टॉक एक्सचेंज, उसके नाम है शेयर मार्केट, शेयर बाजार। चलिए, इनसे भी फ्री हो गए और टॉपिक को समझिए। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज, आए दिन आप अखबारों में इस चीज को देखते हैं कि आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स सेंसेक्स इतने अंक ऊपर चढ़ गया, इतने अंक लुढ़क गया, निफ्टी ने ये किया, सेंसेक्स ने ये किया, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बहुत ऊपर चला गया, आज सारी दुनिया के स्टॉक नीचे जा रहे हैं, व्हाट्सएवर। आपने एक शब्द सुना होगा, इंक्रीजर, डिक्रीजर, यानी तेजड़िए मंदरिए, तेजड़िए मंदरिए। ये शब्द क्या है? आपने शब्द सुने होंगे, ब्रोकर यानी शेयर ब्रोकर, ये कौन होते हैं? और आपने एक शब्द सुना होगा, जॉबर, जॉबर हिंदी में दलाल, नोन एज मार्केट मेकर, ये कौन होते हैं? आपने शब्द सुना होगा, इशू, इक्विटी फंड, इक्विटी इशू, ये सुना होगा, अंश, ये भी सुना होगा। तो वो भी बात करेंगे कि शेयर के टाइप क्या होते हैं, यानी शेयर टाइप से मतलब हमारा है इक्विटी शेयर, और इक्विटी शेयर में आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, फिर आता है राइट इशू, जिसको प्रेफरेंशियल शेयर भी कहते हैं, बोनस शेयर, बोनस शेयर भी कहते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर, ये भी होता है, बैक बाय शेयर, ये भी होता है। तो ऐसे कई शेयर हैं, उसको भी डील करेंगे। तो टाइप ऑफ शेयर में चलेंगे। ये जो स्टॉक एक्सचेंज हैं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, बंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, पटना स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे ढेर सारे हैं, हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज। ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 होते हैं, ABCDE, ये ग्रेड होता है। कौन सी कंपनी इस शेयर बाजार में इनरोल होकर अपना शेयर जारी कर सकता है, इसके भी रूल हैं। ये शेयर बाजार को नियामक संस्था जो है कौन है, कौन इसे रेगुलेट करती है? तो रेगुलेटरी बॉडी में आप सब जानते हैं, रटे रहते हैं, बहुत सवाल आते हैं, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज, ठीक है ना, बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी का क्या रोल है? तो सेबी भी पढ़ा जाएगा। लिमिटेड कंपनी समझना जरूरी होगा, जो शेयर इशू कर सकती है, तो लिमिटेड कंपनी।
जॉबर, तेजरिए, मंदरिए, इंक्रीजर, डिक्रीजर जानना जरूरी है। बुल और बियर शब्द आप सुनते होंगे कि बुल मार्केट है अभी, बियर मार्केट है अभी, ठीक है, तो इसका क्या संदर्भ है, ये भी बात होगी। प्रॉफिट कटिंग शब्द आप सुनते होंगे, ये भी बात होगी। अभी इन्वेस्टमेंट चल रहा है तो डिसइन्वेस्टमेंट चल रहा है, ये सब चीजें हैं। आप सुनते होंगे शॉर्ट सर्किट ब्रेक, और आजकल 2 महीने में आपने बहुत सुना होगा। तो सर्किट ब्रेक क्या है, 1 आवर का सर्किट ब्रेक, 2 आवर का सर्किट ब्रेक, रेस्ट ऑफ डे का सर्किट ब्रेक, ये भी बात करेंगे ये क्या होता है। स्नो बॉलिंग, स्नो बॉलिंग क्या होता है, कर्व ट्रेडिंग क्या होता है, ये सब बातें होंगी, तब जाकर के आप समझ पैदा हो जाएगी। सबसे पहले समझना है क्या, सेबी, सेबी के बाद समझेंगे लिमिटेड कंपनी, और लिमिटेड कंपनी के बाद पूंजी के लिए वो क्या करती है, ये चीजें। फिर उसके बाद समझना है आगे कि शेयर बाजार होता क्या है, और शेयर बाजार का टाइप क्या है, और शेयर बाजार के तहत इंडेक्स क्या होता है, सूचकांक। आपने नाम सुना होगा निफ्टी, सेंसेक्स, नहीं डॉलेक्स, नहीं बैनेक्स, ग्रीनेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ये सब। तो ये सब चीजें हैं, मैंने कहा पहले ये वास्ट है, पर हम शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यहां से सवाल तो तय है, आता है, ठीक है। तो सबसे पहले सेबी पर फोकस करते हैं। अरे इतना समझिए, मेरी बातों पर गौर फरमाएंगे, जरा आराम से इसे सुनते रहेंगे, ठीक है, गौर से सुनिए। सबसे पहले आपके पास आता है रेगुलेटरी बॉडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, नेम सेबी। सेबी के ऊपर बात करेंगे। यहां कुल मिलाकर के 10 सवाल बहुत अच्छे हैं, जिनमें से 5-6 सवाल अक्सर आते हैं, गौर से सुनिएगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत का प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, ये इसका हिंदी नाम है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई। 2 पॉइंट, फुल फॉर्म भी पूछता है, स्थापना भी पूछता है। हेड क्वार्टर, मुख्यालय मुंबई, यानी मुंबई में इसका मुख्यालय हेड क्वार्टर है। 3 क्वेश्चन भी ये सब पूछते हैं। इट इज ऑटोनॉमस बॉडी, यह एक स्वायत्त संस्था है, यानी इसके डेली वर्क्स में, डेली फंक्शनिंग में इसके ऊपर जो बॉस इंस्टीट्यूशन है वो इंटरफेयर नहीं करता, स्वायत्त संस्था। 4 क्वेश्चन के लिए, इस संस्था को रिकॉग्नाइजेशन, यानी इसे भारत सरकार ने मान्यता दिया कब, 1992। इस संस्था को एम्पावर्ड रिकॉग्नाइजेशन अफिलिएशन कब दिया, भारत सरकार ने दिया 1992 में। एम्पावर्ड का मतलब हुआ अब उसे नाखून आ गए, दांत आ गए, यानी पावर आ गया, यानी अब वो स्टॉक एक्सचेंज पर ढंग से काम कर सकता है, ये मतलब है। नहीं तो कहते हैं ना बिजी फॉर नथिंग, देखने के लिए रेड लाइट लगा दिया कार में पर पावर कुछ नहीं है। मंत्री बन तो गए पर कोई मंत्रालय अभी तक नहीं मिला है, ये मतलब। तो एम्पावर्ड इन 1992, ठीक है। अब अगला पॉइंट, इसका एक चेयरमैन होता है, देयर इज वन चेयरमैन, अध्यक्ष।
चेयरमैन इज जनरली IAS रैंक्ड ऑफिसर। इनके अध्यक्ष IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के IAS ऑफिसर ही होते हैं, सेक्रेटरी लेवल के। टर्म इज 3 ईयर, 3 वर्षीय इनका कार्यकाल होता है। फिलहाल इसके जो हैं वो हैं जनाब अजय त्यागी। और अजय त्यागी का कार्यकाल 2019 में समाप्त हुआ था, पर उन्हीं को फिर से 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, एक्सटेंशन दे दिया गया। तो अजय त्यागी हुए अध्यक्ष। ये भी खूब पूछता है। अब आते हैं, यह संस्था किस प्रकार की है? तो इट इज ए रेगुलेटरी बॉडी। यह एक नियामक संस्था है। नियामक संस्था का अर्थ होता है जो किसी भी संस्था को नियमन करे, रेगुलेट करे। अब नियामक शब्द में क्या आता है, रेगुलेशन में क्या आता है? बहुत सिंपल तरीके से समझिए। हमारी और आपकी फैमिली होती है, और फैमिली में हमारे गार्जियन होते हैं, माता पिता होते हैं। चाहे ताऊ हो बड़े, या दादा दादी हो बड़े, या माता पिता जो बुजुर्ग होते हैं, अनुभवी होते हैं, कहने का मतलब। तो जैसे माता पिता है, देखिए घर के नियम वही लोग बनाते हैं। कोई भी नियम का उल्लंघन करता है तो हिदायत देना, पनिशमेंट देना, कोई शिकायत आती है पारिवारिक सदस्यों के दरमियान हुए कुछ झंझट मतभेदों से, तो वही डील करते हैं। तो कहने का मतलब है माता पिता के पास कानून बनाने का हक है परिवार के लिए, कानून को लागू करने का हक है परिवार के लिए, कानून के उल्लंघन होने पर सुनवाई का हक है, पनिष्ट करने का हक है। समझ में आई? तो कहने का मतलब यह है, ठीक वैसे ही शेयर बाजार से जुड़े कानून बनाने का हक सेबी को है, उस कानून को इंप्लीमेंट करने का हक सेबी को है, उस कानून का अगर कोई उल्लंघन करता है तो सुनवाई का हक, डिस्प्यूट को सॉल्व करने का हक उसी की अथॉरिटी में है। अगर किसी को पनिशमेंट देने की जरूरत महसूस हुई तो पनिशमेंट देने का हक उसी के पास है। तो जब ये 4 चीजें, कानून बनाना, लागू करना, डिस्प्यूट को सॉल्व करना, पनिशमेंट देना, ये 4 चीजों को दिमाग में रखिए। जब ये 4 चीजें किसी एक व्यक्ति में, इंस्टीट्यूशन में हो जाता है, किसी इंस्टीट्यूशन को लेकर, तो उसे कहते हैं रेगुलेटरी बॉडी। तो हमारे परिवार का रेगुलेटरी बॉडी कौन है? ऑब्वियसली पेरेंट है। ठीक वैसे ही शेयर बाजार का रेगुलेटरी बॉडी सेबी है। लेकिन सेबी सिर्फ शेयर बाजार का रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज देयर आर मोर इंस्टीट्यूशन रेगुलेट बाय सेबी। कौन सा सर? म्यूचुअल फंड कंपनी। तो म्यूचुअल फंड कंपनी भी है। अब देखेंगे म्यूचुअल फंड कंपनी क्या होती है, ये देखें बेटा। किसी जमाने में एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी हुआ करती थी, जिसको हम यूनिक ट्रस्ट ऑफ इंडिया 64 के नाम से, UTI 64 भी कहते हैं, होती थी। लेकिन आज 30 से ज्यादा म्यूचुअल फंड कंपनी वर्क कर रहा है, 30 से ज्यादा। तो ध्यान में रखिएगा, म्यूचुअल फंड कंपनी, इसका डिटेल जो है हम देखेंगे आगे, लेकिन शॉर्टली समझिए, जब कोई कंपनी हमारे आपके अतिरिक्त बचत को कलेक्ट करके पूंजी के तौर पर उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करती है, और जो इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट में से हमें डायरेक्टली सब दे देती है, सिवाय एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को काट करके, जो उनके खर्च हैं काट करके। वो खुद कोई प्रॉफिट नहीं रखती, खुद कोई प्रॉफिट नहीं रखती। बैंक की तरह, डाकघर की तरह, LIC की तरह नहीं रखती। सब रिटर्न करती है प्रॉफिट, जिसकी जितनी है उसकी इक्विटी में रिटर्न कर देती है। तो ये चीज इन शॉर्टली, डिटेल तो हम म्यूचुअल फंड कंपनी क्या है 10 मिनट लगा देंगे। अब आइए, तो म्यूचुअल फंड कंपनी जितनी भी है, UTI सबसे बड़ी है, भारत सरकार की है, उसके बाद महिंद्रा का है, कोटक महिंद्रा का है, रिलायंस का है, और हर बैंक, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक, सब म्यूचुअल फंड चला रही है। तो याद रखिएगा, म्यूचुअल फंड कंपनी एक, शेयर मार्केट 2, तीसरा जो कैपिटल मार्केट है उसको भी, ये भी तो पूंजी बाजार का हिस्सा है ना, और सिक्योरिटीज
मार्केट भी आती हैं जहाँ पर डिबेंचर वगैरह सिक्योरिटीज पेपर खरीदे जाते हैं, बिल ऑफ तो ये सब, तो ये हुआ प्लस और किसका, तो जो डेरिवेटिव एक्सचेंज होते हैं जो फ्यूचर ट्रेड से रिलेटेड होते हैं, एमसीएक्स वगैरह सब जानते हैं, मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज, सब जिन्स कारोबार जो करती है, उन सब के लिए भी एक था एफएमसी। पर एफएमसी को फाइनली 2010-12 के आसपास खत्म कर करके वो भी पावर सेबी को दे दिया गया। तो फ्यूचर ट्रेडिंग जो होती है उसका भी सेबी, एफएमसी की जगह आप जिन्स कारोबार करने वाले जो इंडेक्स होते हैं, जो सूचकांक आई मीन जो स्टॉक एक्सचेंज, उसका भी सेबी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जो एनबीएफसी कंपनी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जैसे मुथूट, जैसे मुनप्पा गोल्ड, जैसे बजाज फिनांस, जैसे होम क्रेडिट और भी हैं, तो जितने भी इस तरह के नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, वो कंपनी अगर कोई स्कीम पूंजी को केंद्रित करने के लिए और फिर कहीं लगाने के लिए 100 करोड़ या उससे ज्यादा का कोई स्कीम लाते हैं, तो ये 100 करोड़ वाली स्कीम या उससे ज्यादा वाली जो स्कीम है प्रॉपर, वो किसके रेगुलेशन में आ जाएगा, सेबी के रेगुलेशन में। ये जो बंगाल में शारदा चिट फंड का घोटाला हुआ था उसके बाद ये किया गया। तो कुल मिलाकर के अब बात को समझिए, यानी हमने 4-5 चीजें बताई, इन 4-5 चीजों को समझ पैदा करिए। यानी एक तो हो गया स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है, म्यूचुअल फंड कंपनी को रेगुलेट करती है, एनबीएफसी के उस स्कीम को जो 100 करोड़ या प्लस की है उसको रेगुलेट करती है, मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज जो होते हैं कमोडिटीज एक्सचेंज उसको रेगुलेट करती है। इतना ही नहीं, इसको इन सब को लेकर के ये पावर भी दे दिया गया है कि वो क्या क्या करेगी, अगर कोई भी वायलेशंस होता है तो संपत्ति जब्त कर सकती है, कुर्क कर सकती है, और कंट्रोल रखने के लिए वो फोन कॉल रिकॉर्ड करवा सकती है, जबकि आपको भी मालूम है हर स्थिति में नहीं किया जा सकता किसी का फोन कॉल रिकॉर्ड, पर कर सकती है, और उस संपत्ति को फिर ऑक्शन नीलाम में बेच भी सकती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो इसको पावर आ गया। तो सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज पे ना रखें, 5 हैं, पांचों को वो ऑथराइज करती है। चलिए, सेबी क्लियर। अब आइए, अब हम बात करें कि किसी कंपनी को अगर पूंजी की जरूरत पड़ती है अपने व्यापार को फैलाने के लिए, नए ब्रांचेस खोलने के लिए, अतिरिक्त पूंजी प्राप्त करने के लिए, या घाटा हो गया है तो फिर से रिवाइव करने के लिए, या फ्लोरिश करने के लिए, या फिर उसको लगता है हम कुछ शेयर बेच दे, कोई भी कारण हो, अगर उसको पूंजी की जरूरत लगती है तो ऑब्वियसली वो उस पूंजी को प्राप्त करेगा। तो ध्यान रखिएगा, एक इंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी जहां कहीं से भी कैपिटल गेन करता है, कैपिटल लेता है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, कैपिटल प्राप्त करता है, उन तमाम जगहों को, इंस्टीट्यूशन को, चाहे वो व्यक्ति क्यों ना हो, कोई संस्था क्यों ना हो, उसे पूंजी बाजार कहते हैं, कैपिटल मार्केट कहते हैं। कहने का मतलब आज पूरा विश्व पूंजी बाजार है, कैपिटल मार्केट। कैसे? तो देखिए, शेयर बाजार से ये सब जुड़ रहे हैं, छोटे छोटे शहर के लोग भी जुड़ रहे हैं, लेकिन आज भी मिडिल क्लास में, जो लोअर मिडिल क्लास हैं और जो हमारे अन्य लोग हैं खेती वाले, वो अब नहीं जुड़ते। कुछ टेक्निकली हाईफाई लोग के अलावे, समझदार लोग या अलावे जिनको नहीं जानकारी है, किसी से सलाह लेकर जुड़ते हैं। तो पूंजी बाजार पूरे विश्व में फैला हुआ है, लेकिन सेंट्रलाइज है, क्लस्टर्ड है बड़े बड़े शहरों तक, ये याद रखिए। तो वैश्विक पूंजी बाजार है, कहीं से भी पूंजी प्राप्त किया जा सकता है शेयर बाजार में अपने शेयर को बेच करके। चलिए, तो ये तो हो गया पूंजी बाजार। तो ऐसा ही एक पूंजी बाजार है शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, और ये सेकेंडरी कैपिटल मार्केट, सेबी के द्वारा रेगुलेट होता है। तो चलिए, अब एक एंटरप्रेन्योर या कंपनी है जिसे पूंजी प्राप्त करनी है, तो देखिए, बैंक से लोन ले सकता है, प्रमोटर से ले सकता है, फाइनेंसर से ले सकता है, अपनी कंपनी का डिबेंचर सरकार अगर बेचे तो बॉन्ड, और प्राइवेट कंपनी बेचे तो डिबेंचर, डिबेंचर इशू कर सकता है, ऋण पत्र कहते हैं इसे, ठीक है ना, एक प्रॉमिस लेटर की तरह होता है, बाद में देखेंगे, इशू कर सकता है। लेकिन चाहे तो डायरेक्ट पब्लिक को भी शेयर बेच सकता है।
डायरेक्ट तो होता नहीं है, जॉबर होते हैं बीच में। कहने का मतलब है पब्लिक को भी शेयर बेच सकता है, तो इसी को कहते हैं पब्लिक इशू, इक्विटी शेयर। ठीक है, ये कहते हैं। तो चलिए, ये हो गया। अब है कंपनी को किस स्थिति में होना चाहिए तभी वो बेच सकता है। तो याद रखिए, कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट। भारत में पहला जो कंपनी एक्ट था आजादी के बाद 1956, 1956, जिसे 2008 में खत्म करके न्यू कंपनी एक्ट 2008 आया, जिसे 2013 में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। तो अब हम लोग ऐसे कहते हैं कंपनी एक्ट 2008 या कंपनी एक्ट अमेंडेंट 2013 या कंपनी एक्ट 1956 कह देते हैं। तो 1956 का अब एग्जिस्टेंस नहीं है, उसके 2008 हो गया है। तो कहने का मतलब कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो और लिमिटेड हो। लिमिटेड कंपनी का मतलब है जिसमें जितने भी पार्टनर होंगे, चाहे वो 0.5% का कोई हो, कोई 99% का हो, कोई 1%, कोई 5%, कोई 0.2%, कोई भी हो, किसी भी रेशियो में उसका पार्टनरशिप हो। तो जिसका जितना रेशियो और परसेंटेज है पार्टनरशिप का, उसी के अकॉर्डिंग वो उस कंपनी के घाटे में और फायदे में लाइबल है। यही उसकी लाइबिलिटीज है, दैट्स कॉल्ड लिमिटेड कंपनी, यानी उसकी लाइबिलिटीज लिमिट हो जाती है। चलिए, ये भी हो गया। लिमिटेड कंपनी हो, ये है, सेबी उसे रजिस्टर्ड करके मान्यता दे देगी और अनुमति दे देगी। ठीक है, तो याद, और मिनिमम कारोबार उस कंपनी का 3 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर हो, ये दिया हुआ है। तो वो कंपनी अब क्या करेगी, सेबी के पास रिक्वेस्ट करेगी। रिक्वेस्ट कंफर्म हो जाने के बाद सेबी उसे इजाजत देगी कि आप अपने कंपनी का अब शेयर इशू कर सकते हैं। अब इशू कर सकते हैं तो अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड नियरेस्ट स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम देयर कॉरपोरेट ऑफिस। ये रूल है, कोई भी कंपनी जिसको बाजार में अपना शेयर, पब्लिक शेयर बेचना है, उसे अपने कंपनी के हेड ऑफिस यानी कॉरपोरेट ऑफिस से जो नियरेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है उसमें उसका पहला रजिस्ट्रेशन होगा। सपोज कर लीजिए, ये जो राव है, रामेंद्रा द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंस्टीट्यूशन, भविष्य में अगर आप लोगों का सहयोग रहा और आगे बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि हमें दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि हमारा हेडक्वार्टर नजफगढ़ है दिल्ली, तो नियरेस्ट स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, वहां रजिस्टर्ड करेंगे। और उसके बाद वहां इनरोल होने के बाद दुनिया के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में हम जा सकते हैं और जगह रजिस्ट्रेशन के लिए, वहां से हम अपना कंपनी का शेयर बेच सकते हैं। ये मतलब है। चलिए, ये बात हो गई। अब आ जाए, शेयर बाजार क्या है। सिंपली जैसे मछली बाजार होता है ना, कूलर बाजार, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के बाजार, सॉफ्टवेयर का मार्केट, नहीं, ऐसे ही बेटा बहुत सारे बाजार होते हैं। ठीक वैसे ही जहां पर जिस स्थान विशेष पर किसी कंपनी के शेयर्स बेचे खरीदे यानी अलॉटमेंट और सरेंडरिंग की जाती है, उस स्थान विशेष को स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, शेयर बाजार कहते हैं। बहुत सिंपल है। ठीक है, क्या शेयर बाजार अपने आप में एक कंपनी होती है? हां, ईच शेयर मार्केट ऑलरेडी एक कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट। अब एक सवाल, क्या कोई शेयर मार्केट एज ए कंपनी खुद अपना शेयर, पब्लिक शेयर इशू कर सकती है? आज से 15 साल पहले नहीं कर सकती थी, पर अब कर सकती है। नया, लेकिन क्या वो अपने ही प्लेटफॉर्म, अपने ही स्टॉक एक्सचेंज से कर सकती है? नो, अदर प्लेटफॉर्म कैन बी यूज। तो अगर अदर प्लेटफॉर्म्स, अब सवाल, ये जो कंपनी होती है स्टॉक एक्सचेंज, क्या वो गवर्नमेंट की होती है या प्राइवेट होती है या ज्वाइंट वेंचर होती है या पीपीपी मॉडल होता है? स्टॉक एक्सचेंज प्राइवेट कंपनी हो सकती है, सॉल्वमेनली कई लोग मिलकर के खोल सकते हैं, इसका शेयर कोई भी खरीद सकता है, यानी ज्वाइंट जो है कंपनी, वेंचर, संयुक्त अस्कंद कंपनी, ज्वाइंट वेंचर की तरह होती है। क्या सरकार? हां, सरकार भी कर सकती है।
सरकार और प्राइवेट मिलके भी कर सकते हैं पीपी मॉडल पे। अब जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है और कई प्राइवेट्स लोग मिलकर के इसको चला रहे हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सरकार की भी कैपिटल है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शशि रुइया ब्रदर्स जो है उनके सबसे ज्यादा शेयर है। तो ये है। चलिए, ये भी बात हो गई। अब सवाल है कि स्टॉक एक्सचेंज का कोई टाइप होता है, कोई ग्रेड होता है? हाँ, होता है ना। स्टॉक एक्सचेंज हैज 5 ग्रेड, ए बी सी डी ई। ए बी सी डी ई 5 ग्रेड होता है। एग्जाम्पल, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई, ये सब चीजें हैं। ठीक है ना। तो ये है। तो याद रखिए ये सब ए ग्रेड का है, जबकि अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, मगध स्टॉक एक्सचेंज, हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज, ये सब बी ग्रेड का है। ए बी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप ए ग्रेड को ही पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। अब सवाल है, दुनिया में पहला स्टॉक एक्सचेंज कहां? तो दुनिया में पहला स्टॉक एक्सचेंज नीदरलैंड में हुआ। कब? तो 17th सेंचुरी में वहां दिखता है। सवाल है, एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज? तो एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 1875। यहां के कुछ कॉटन ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, उन्होंने इसे स्थापित किया था। भारतीय कोशिश थी, भारतीय व्यापारी की कोशिश थी, इसमें ब्रिटिश हुकूमत का कोई नहीं था। ध्यान रखिएगा। अब स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में देखें, मन में एक सवाल आता होगा, इंडेक्स क्या है, सेंसेक्स क्या है? तो याद रखिएगा, एक स्टॉक एक्सचेंज में सैकड़ों हजारों कंपनियां रजिस्टर्ड करवा के अपनी कंपनी के शेयर पब्लिक इशू करती है। तो इन सैकड़ों कंपनियों को किस कंपनी का शेयर कितना चढ़ा, कितना घटा, डिस्प्ले बोर्ड होगा, सूचना पट होगा, नोटिस बोर्ड होगा, जहां से इनसे जुड़े लोग इस सूचना को ले सके। उसे तो दिखाने के लिए कोई डिस्प्ले बोर्ड होगा। बस इतना समझिए, एक स्टॉक एक्सचेंज में कई डिस्प्ले बोर्ड होते हैं, अलग अलग ग्रेड के कंपनीज को दिखाने के लिए। एक ही दिखाएंगे तो मुश्किल है, तो बहुत सारे डिस्प्ले बोर्ड होते हैं। शेयर बाजार की भाषा में आप इसे क्या कहेंगे? इंडेक्स, सूचकांक। बहुत सिंपल। ऐसी एक निफ्टी है, सेंसेक्स है, डॉलेक्स है, बहुत सारे। ठीक है ना। तो ये बात है। तो यहां तक पहुंच गए। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अब जो अगला पॉइंट बनता है कि शेयर का टाइप क्या होता है। टाइप ऑफ शेयर, शेयर का टाइप क्या होता है? तो रिमेंबर, जो ऑफिशियली थ्रू स्टॉक एक्सचेंज शेयर बेचे खरीदे जाते हैं, याद रखिएगा, अलॉटमेंट और सरेंडर। तो टाइप में एक होता है क्या? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी आईपीओ जारी करती है तो समझिए वह कंपनी पहली बार पब्लिक इशू जारी कर रही है, इशू कर रही है पहली बार। जरूरी नहीं है कि वो सेबी के तहत ऑर्डर तो दे दिया है सेबी, लेकिन किसी स्टॉक एक्सचेंज में इनरोल हुई हो, लेकिन इनिशिएट कर चुकी है, पर वो कोई इशू नहीं है आपके लिए। जो अंदर की बात है वो आपके लिए कुछ नहीं। तो फर्स्ट जो शेयर इशू करता है कोई कंपनी, उसको क्या कहते हैं? आईपीओ। एग्जाम्पल, कोई 10 करोड़ पूंजी की कंपनी है और उसको सेबी ने ऑर्डर दे दिया। इसने कहा था कि मुझे 20% शेयर इशू करने की इजाजत दीजिए। सेबी ने इजाजत दिया 10% इशू करने का। तो 10 करोड़ की कंपनी है, 10% ने 1 करोड़ रुपए के बराबर का इशू। तो 1 करोड़ को इक्विटी में बांट के 10 रुपए का एक शेयर कर दिया। तो 1 करोड़ रुपया और 10 रुपए के यूनिट में बट गया 10 शेयर। तो देख लीजिए कितना शेयर हो गया। मान लेते हैं वो शेयर कितना हो गया? 10 लाख। तो 10 लाख शेयर हुआ। लेकिन याद रखिएगा, 1 करोड़ से 20 गुना ज्यादा तक की वैल्यूज के शेयर इशू किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब है 20 करोड़। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 करोड़ शेयर। बिल्कुल। तो 10 रुपए का यानी इक्वल का हो जाता है। ये बेसिक प्राइस होता है। उसके बाद और भी चीजें टैक्स वैक्स जुड़ करके आ जाते हैं। और अगर ऑक्शन में आ गया, मान लीजिए जितना डिमांड है और जितना सप्लाई है, तो मान लीजिए एक बार आ गया 2 करोड़ शेयर और पता चला 3 करोड़ का डिमांड आ गया, शेयर की वैल्यूज बढ़ जाएगी या
उस हिसाब से ढूंढिए। तो उसके लिए अलग है, डच सिस्टम है, फ्रेंच सिस्टम है, वो सब छोड़ दीजिए। तो कहने का मतलब यह है इतना ही कि फर्स्ट टाइम शेयर इशू किया आईपीओ। अगर कोई भी व्यक्ति आईपीओ लेता है यानी शेयर खरीदता है तो उस व्यक्ति की योग्यता क्या होनी चाहिए शेयर खरीदने के लिए? अब यह सवाल फंस गया। कोई भी व्यक्ति वैश्विक स्तर पर किसी भी देश का, भारतीय देश का शेयर बाजार में पूंजी लगाना चाहता है तो याद रखिएगा, शेयर खरीदता है तो शेयर खरीदने के लिए कुछ निश्चित मापदंड को पूरा करना पड़ेगा। कंडीशन फुलफिल। कंडीशन क्या? द पर्सन मस्ट बी कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ हिज हर एज। 18 वर्ष पूरे कर चुका हो। दूसरा, दे हैव पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर उसका आ चुका हो, जारी हो पैन। सिक्किम वालों के लिए ये नहीं है, कुछ ऑप्शंस हैं, तो पैन। तीसरा, मस्ट बी ओपन डीमैट अकाउंट, डीमेटलाइजेशन अकाउंट। याद रखिएगा 1992-93 के आसपास से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सारे स्टॉक एक्सचेंज ने अब क्या किया, पेपर वर्क नहीं करते, इलेक्ट्रॉनिकली आपको खरीदना पड़ता है, डिजिटली। तो उसी को कहते हैं डीमैट अकाउंट। वो किसी जॉबर के यहां आपका अकाउंट खुलता है और उस अकाउंट से ही, मतलब आपने पैसा अकाउंट में डाला, डीमैट अकाउंट में, और जब खरीदना हो तो उस अकाउंट से खरीदे जाएंगे। कोई प्रॉफिट आया तो उस अकाउंट में आ गया, वहां से आप लेंगे। यानी बीच में एक चैनल है जिस पर सरकार पूरी निगाह रखती है। बात समझ आई? तो ये चीज है। तो डीमैट अकाउंट चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और 18 वर्ष की उम्र चाहिए, बालिग होना जरूरी है। ये मतलब है। अब आईपीओ जब बाजार में आता है तो कोई भी इसे खरीद सकता है, लेकिन रूल कहता है कि हर स्थिति में इवन नंबर में ही खरीदना पड़ेगा। 200, 400, 600 जो भी इवन नंबर होता है, इवन नंबर में ही खरीदना पड़ेगा, अनइवन नंबर में नहीं खरीद सकते। और मिनिमम खरीद 200 की होगी, 200 की। 200 इक्विटी शेयर खरीदेंगे। दो आदमी मिल करके भी कर सकते हैं ये काम, ज्वाइंटली और सेपरेटली भी किया जाए, लेकिन 200 मिनिमम। तो चलिए आईपीओ को फ्री कर दीजिए। अब आता है एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। यानी जब कंपनी अब अपनी कंपनी का दूसरी बार शेयर इशू कर रहा है तो इसको कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। और एज इट इज आईपीओ की तरह दिखता है, पर एक कंडीशन है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर का संदर्भ क्या है तो याद रखिएगा, इसमें अनइवन नंबर में भी खरीदा जा सकता है और मिनिमम 200 ही खरीदा जाए, इसकी छूट हो जाती है। तो मतलब कितना भी खरीद लीजिए, अनइवन नंबर में भी खरीद लीजिए। तो कितना भी खरीद लीजिए और अनइवन नंबर। चलिए, अब है तीसरा है राइट इशू। इसी को कहते हैं अधिकारिता शेयर और इसी को कहते हैं प्रीफरेंशियल शेयर, वरीयता शेयर। ये क्या है? देखिए, किसी कंपनी को लगता है कि हम और शेयर इशू करें तो वो इशू तो करती है, लेकिन कोशिश ये करती है कि ये शेयर वही खरीद सकता है जो ऑलरेडी पर्टिकुलर कंपनी जो शेयर इशू कर रही है, राइट शेयर, उस कंपनी का कोई ऑलरेडी शेयर होल्डर एट प्रेजेंट मार्केट में है। मान लीजिए ए बी सी 3 व्यक्ति है, तीनों ने किसी कंपनी का, राव कंपनी का ही शेयर खरीदा, आईपीओ। अब ए के पास एज इट इज है आज भी, बी का जो है था अब वो बेच दिया, उसके पास राव की शेयर नहीं है, और सी के पास आईपीओ का शेयर जो है कभी था ही नहीं, अब खरीद लिया। इनिशियल में नहीं था, बाद में खरीदा अपना। ठीक है, तो कहना ए और सी के पास है ऑलरेडी शेयर होल्डर और बी के पास अब नहीं है, और डी कभी खरीदा ही नहीं। तो अब जो शेयर इशू होगा राइट इशू, तो ए खरीद सकता है, सी खरीद सकता है, बी और डी नहीं खरीद सकता। यानी जो ऑलरेडी शेयर होल्डर है मार्केट में प्रेजेंटली, वही, यानी उस कंपनी का शेयर होल्डर वही खरीद सकता है। इसलिए कहते हैं राइट इशू, सिर्फ आपको राइट है। राइट इशू ला करके कंपनी क्या चाहती है? तो वो चाहती है कि हमारे शेयर होल्डर्स की संख्या बढ़े, नहीं, शेयर होल्डर्स जो है प्रेजेंटली उनका होल्ड बढ़ जाए, शेयर होल्डर की संख्या ना बढ़े। यानी वर्टिकल ऑर्डर बढ़े, हॉरिजेंटली नहीं, ताकि प्रशासन चला जाए। और याद रखिए, जब राइट इशू होता है तो जो शेयर की वैल्यूज, पर्टिकुलर कंपनी की शेयर की वैल्यू जो मार्केट में होती है, उस वैल्यू से कम पे ही दिया जाता है। क्यों?
क्योंकि उस व्यक्ति विशेष ने उस कंपनी में विश्वास दिखाया, उस कंपनी को आगे बढ़ाया। तो अगर कंपनी कुछ प्रॉफिट भी देना चाहती है तो ऐरे गहरे को क्यों देगी? उसको देगी ना जो उसमें विश्वास जताया। तो इसलिए वो ऑलवेज, इट इज मैंडेटरी, द राइट शूज प्राइस ऑलवेज लेस देन ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर शेयर, ये होता है। ये भी आप समझ गए। अब आइए, एक होता है बोनस शेयर। क्या मतलब है? तो बोनस शेयर का मतलब है जब कंपनी काफी लाभ कमाती है, डिविडेंड लाभ कमाती है, और वो बहुत सारा बचा हुआ है। तो होता क्या है कि विनिमय चलता रहे, एक्सचेंज चलता रहे, कंपनी का उतार चढ़ाव चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, तो कंपनी जो लाभ कमाती है तो अपने शेयर होल्डर्स को लाभ देगी। तो बोनस के तौर पे देगी। तो बोनस के तौर पे ऑफर देती है, इसको ऑफर शेयर भी कहते हैं। बोनस शेयर इज कंसिडर ऑफर शेयर। कंपनी ऑफर कर रही है अपने शेयर होल्डर को कि कंपनी का ये बोनस है, ये अमाउंट है, आप चाहें तो इस अमाउंट के बराबर शेयर ले सकते हैं। शेयर, ना कि कैश, शेयर ले सकते हैं। नहीं तो अपना कैश लेंगे, अब उनके डीमेट अकाउंट में जाएगा। तो ये ऑफर शेयर है, बोनस शेयर। तो अकॉर्डिंग टू, मतलब जो बोनस है, बोनस के बदले में, यही ये चॉइस है शेयर होल्डर का, वो परचेज करे या ना करे। इट इज नॉट मैंडेटरी टू परचेज अपनी। इससे शेयर होल्डर का शेयर नहीं बढ़ता, शेयर उतना ही रहता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आता है आपका बाय बैक शेयर। बाय बैक शेयर क्या है? तो मान लेते हैं कि किसी कंपनी का शेयर की वैल्यूज स्थिर है या डाउन हो रही है, तो कंपनी खुद आकर के कुछ शेयर्स खरीद लेती है, यानी बाय बैक, वापस खरीद लेती है। जैसे ही शेयर खरीदाते हैं, इसका मतलब शेयर का डिमांड बढ़ गया। और शेयर तो फिक्स्ड होता है, लिमिट होता है। जब तक कंपनी मर नहीं जाएगी, ऑफिशियली उसको डेड नहीं कर दिया जाएगा बाय लॉ, स्टैम्प मोहर को खत्म करके, तब तक कंपनी का शेयर बना रहेगा मार्केट में, जो एक बार इशू हो गया। तो जैसे ही कंपनी ने फिर खरीद लिया अपना शेयर अपने खुद को, तो लोगों को लगा कि अरे जैसे ही क्या हुआ, तो डिमांड बढ़ गया और शेयर कम पड़ गया, तो वैल्यूज बढ़ जाएगी। आपको भी मालूम है डिमांड एंड सप्लाई का खेल। तो इस वजह से मार्केट में जान आ जाती है, तो बाय बैक शेयर होता है। समझ आई बात? ये चीज है। चलिए, अब आता है एक क्या, स्वेट इक्विटी शेयर। ये शेयर मार्केट में नहीं होता, आउट ऑफ शेयर मार्केट होता है। कंपनी ऑनर को यह राइट है कि उसके जो वेल विशर हैं, कंपनी के जो वेल विशर हैं, उनको इशू कर सकती है शेयर। स्वेट मतलब पसीना, मेहनत, यानी अच्छा काम करना, वेल विशिंग करना, खून बहाना नहीं, पसीना बहाना यानी मेहनत। तो अगर कोई व्यक्ति विशेष, कोई संस्था विशेष किसी कंपनी के लिए अच्छा काम की है, जबकि वो कंपनी का कोई भी नहीं है, तो कंपनी चाहेगी तो उसे स्वेट इक्विटी शेयर अलॉट कर सकती है आउट ऑफ शेयर मार्केट, जो किसी भी सूरत में कंपनी के कुल शेयर का 15% या 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। दोनों में से जो ज्यादा हो, 10 करोड़ या 15%। इसके लिए रूल है कि कंपनी मस्ट बी कंप्लीटेड 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट। कंपनी की स्थापना से 1 साल कंपनी पूरी कर चुकी हो, जनरल बोर्ड ऑफ मीटिंग्स में उसे अनुमति मिल चुकी हो, सेबी को कंफर्म किया गया हो, ठीक है ना, सेबी को कंफर्म किया गया हो, जनरल बोर्ड ऑफ मीटिंग्स में अनुमति ली गई हो, और 1 साल कंपनी की पूरी हो चुकी हो। और अगर ऐसा नहीं है तो खत्म हो जाएगा। याद करिए, कोचीन आईपीएल की नीलामी हुई थी, रामदेव स्पोर्ट्स नाम की कंपनी ने उसे खरीदा था, और कंपनी 1 साल पूरा नहीं की थी कि उसका यही स्वेट इक्विटी जो है सुनंदा पुष्कर को दिया गया, और जिसकी वजह से इसे खत्म कर दिया गया। आपको भी मालूम है शशि थरूर, सुनंदा पुष्कर का मामला। तो ये चीज है, तभी ये चर्चा में। तो चलिए, शेयर की बात हो गई, ये आप जान गए, तो शेयर को जाने दीजिए। अब बाजार पर आ जाना चाहिए। तो अब सेबी देख लिया, टाइप ऑफ शेयर देख लिया, अब बाजार पर आइए। बाजार, तो आप देखेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे सेट करते हैं। सुनिए, स्टॉक एक्सचेंज जिसे आप शेयर बाजार कह रहे हैं, वो अपने आप में एक क्या है, कंपनी है। वो भी अपनी शेयर इशू कर सकता है, और कर भी रहे हैं। कोई व्यक्ति विशेष का होगा या कई लोग मिलकर चला रहे होंगे, ये भी जान गए।
तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म देता है कि डिफरेंट कंपनी आकर के रजिस्टर्ड होकर अपना शेयर इश्यू करे। तो किसी स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी कंपनियां रजिस्टर्ड होती है। तो चलिए हम एग्जाम्पल उठाते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ए ग्रेड स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। इसमें लगभग 3000 मोर देन कंपनीज इनरोल हैं और अपने शेयर्स के कारोबार कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में देखते हैं कि स्थापना 1875, ओल्डेस्ट इन एशिया एंड वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट बेस्ड ऑन कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो फिफ्थ पोजीशन इन द वर्ल्ड। फिर अगला पॉइंट जो बनता है वो ये कहां है। तो ये कहां है पूछेगा तो बोलेगा क्या, दलाल पथ, मुंबई, ठीक है। ये चीज है, तो दलाल पथ मुंबई 1875, 3000 से ज्यादा कंपनियां इनरोल। अब अगला पॉइंट जो बनता है इसका वो ये कि ये जो कंपनी है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसमें कौन कौन से इंडेक्स हैं। तो उसमें एक बेंचमार्क इंडेक्स यानी किसी इंडेक्स को मुख्य मान लेते हैं, जिसका नाम है 30 पॉइंट्स इंडेक्स, हिंदी में 30 अंकों या बिंदुओं वाला सूचकांक। ये 30 कंपनियां हैं, टॉप 30 कंपनी, ये सभी ब्लू चिप कंपनी है। ब्लू चिप कंपनी का मतलब समझिए, जब कोई भी बड़ी कंपनी, लार्ज स्केल कंपनी कई वर्षों से फायदा दे रही है, प्रॉफिट, और लगभग कई वर्षों तक प्रॉफिट देने की संभावनाएं बनी हुई हैं, तो उसे ब्लू चिप कंपनी कहते हैं। जैसे रिलायंस, टाटा, अडानी, अंबानी, बिरला, वेदांता एंड सो मेनी, तो इसको कहते हैं। तो 30 जो सबसे ज्यादा किसी दिन में कारोबार करती है, टॉप 30, वो इसमें ऐड होता रहता है। और कोई 29वें पे था, आज कारोबार 30 के बराबर में नहीं किया तो 31वें 32 फेंका गया, तो उसको नहीं लेंगे। टॉप 30 हमेशा इसमें आएगा। तो चलिए, एक तो ये बात हुई। ये 30 अंकों वाले जो बिंदु वाले सूचकांक हैं, इंडेक्स, सबसे ज्यादा लोग इसी में कारोबार करते हैं, शेयर खरीदते हैं। तो कारोबार जो करते हैं तो स्वाभाविक है कि पल पल में इसका वैल्यूज बदलता है, अंक चढ़ते उतरते रहते हैं, बड़ा सेंसेटिव बना रहता है, संवेदनशील। इसलिए देखते हैं दीपक मोहानी नाम के एक इकोनॉमिस्ट हुए, दीपक मोहानी, जो 1919 के आसपास इसके उतार चढ़ाव इतने फ्लक्चुएट थे कि उसको एक नाम दे दिया सेंसेटिव इंडेक्स। तो 30 पॉइंट्स का नाम हो गया सेंसेटिव इंडेक्स, और खुद उन्होंने इसे शॉर्ट करके एक नाम दे दिया सेंसेक्स। तो 30 पॉइंट्स सेंसेक्स, बेंचमार्क इंडेक्स 30 कंपनियों पर, ब्लू चिप कंपनियों पर आधारित है। इसका बेंचमार्क है ये, मुख्य है ये, और इसे कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो 1983 में आया, लेकिन एफिलिएट एक्चुअली हुआ 1986 में। और इसी से पूरे बॉम्बे स्टॉक के शेयर्स के प्राइस को देखा जाता है। पर चलिए, 30 पॉइंट्स क्लियर हो गया। तो अब आपसे पूछता है व्हाट इज सेंसेक्स, तो आप जवाब दीजिएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स का नाम है 30 पॉइंट्स इंडेक्स, यानी सेंसेक्स। तो याद रखिएगा, शेयर बाजार बड़ी चीज है, उसके अंदर इंडेक्स आता है। ऐसा ही उसका एक इंडेक्स है, ठीक है, स्टॉक का, जिसका नाम है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसका नाम है 100 पॉइंट्स, जिसमें वो 30 भी है और प्लस जो टॉप कंपनी है 100 का है। ऐसा ही एक और इंडेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, जिसका जो है नाम है 200, यानी कि समझ गए होंगे, 100 था 200, यानी 200 पॉइंट्स इंडेक्स। इसमें क्या है कि जब कभी भी, इसमें विदेशी कंपनियां भी बहुत हैं, तो उनके वैल्यूज को रुपीस वर्सेस डॉलर के तौर पे दिखाया जाता है एक्सचेंज में। तो जब इसको डॉलर में दिखाया जाता है तो इसका एक नाम पड़ जाता है, डॉलेक्स, डॉलर एक्सचेंज डॉलेक्स। ऐसे ही 500 सूचकांक भी है, वहां पर एक और भी है जिसका नाम है इस्लामिक इंडेक्स। नाम सुना होगा, इस्लामिक इंडेक्स, सरिया इंडेक्स।
तो सबसे पहले शरिया की बात करें। शरिया इंडेक्स वहां है, ध्यान देंगे। शरिया इंडेक्स इजिप्ट में, अमेरिका में, यूरोप के कई देशों में। हमारे जो मुसलमान बंधु हैं उनका तो अब रमज़ान भी 25 से शुरू होने जा रहा है, रमज़ान का महीना आ गया। तो जो इस्लाम से जुड़े लोग हैं, जो अपने शरीयत के हिसाब से, पवित्र कुरान शरीफ के हिसाब से उन्हीं व्यवसायों में पैसा लगा सकते हैं जो उनके नज़र में पाक है, पवित्र है। जैसे सुअर के रिलेटेड इंडस्ट्री के कंपनी में पैसा नहीं लगा सकते, शराब इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनी में पैसा नहीं लगा सकते, ऐसे बहुत सारे। तो ये याद रखिए। तो उनका भी पैसा आए मार्केट में, पूंजी में, और उनको भी कंट्रीब्यूशन मिले और उनको भी इसका फायदा मिले, इस ख्याल से अमेरिका, मिस्र ने शुरू किया। तो उसी तर्ज पर भारत ने भी शुरू किया, इसका नाम रखा शरिया इंडेक्स। शरिया, तो शरिया इंडेक्स 2010 में मेरा ख्याल है ये आया आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, जिसमें वो कंपनियों को दिया गया है जो शरीयत के अकॉर्डिंग है। ऐसे ही दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में आया इस्लामिक इंडेक्स 2008 में, तो जो इस्लाम के अनुसार वही बातें, तो शरिया इंडेक्स ही है। ऐसे ही बेटा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक इंडेक्स है ग्रीनएक्स, ग्रीन एक्सचेंज, यानी ग्रीनएक्स इंडेक्स में उन कंपनियों को रखा गया है, उन कंपनियों के शेयर को रखा गया है जो पावर इंडस्ट्री से जुड़े हैं और एनवायरमेंट के लिए फायदेमंद है, यानी कि ऐसा बिजली उत्पादन करते हैं जिसमें एनवायरमेंट को प्रॉब्लम नहीं है, इको फ्रेंडली है। जैसे सोलर एनर्जी होगा, विंड एनर्जी होगा, ये सब टाइडल एनर्जी की कंपनी होगी। तो ये तो याद रखिएगा। ऐसे ही है ग्रीनएक्स का था। वैसे बैनेक्स, जितने भी बैंक हैं उन बैंकों का एक अलग से डिस्प्ले बोर्ड यानी इंडेक्स बना दिया और उसका नाम दे दिया बैनेक्स। तो बैनेक्स भी है, तो शरिया भी है, बैनेक्स भी है, ग्रीनएक्स भी है, 500 पॉइंट्स भी है, 200 पॉइंट्स भी है, नोन एज डॉलेक्स, 100 पॉइंट भी और 30 पॉइंट। तो बेंचमार्क पर हमें ध्यान देना है, बेंचमार्क पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो ये देखा। तो याद रखिएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा है, एशिया का ओल्डेस्ट है। कब है, कहाँ है, बताइए। ठीक वैसे ही आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को समझिए। जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि 1992 के ऑर्डर से फाइनली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया, 94 से कारोबार करना शुरू भी कर दिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है, तो मुंबई में ही है, दलाल पथ पर ही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो कौन सा है, तो वो इंडेक्स की बात करेंगे। तो बात करेंगे हम, वो है आपका 50 पॉइंट्स इंडेक्स, यानी यहां 50 टॉप कंपनियों का है, जो ब्लू चिप कंपनी है, 50 टॉप कंपनियों का एक डिस्प्ले बोर्ड है जिसका नाम है। चूंकि इसको निफ्टी क्यों कहते हैं, NIFTY, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 पॉइंट्स इंडेक्स। तो 50 का F उड़ा दीजिए, FIFTY, 50 का F उड़ा दीजिए, अब क्या हो गया, इफ्टी। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का N यहां डाल दीजिए तो निफ्टी हो गया। तो निफ्टी स्टॉक एक्सचेंज बेंचमार्क है, ये ध्यान रखिए। ऐसे ही दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है जो 1947 में एस्टैब्लिश्ड हुआ, दिल्ली शहर में ही है, नई सड़क के पास है। तो क्या कहते हैं, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज 1947 अरुणा आसफ अली मार्ग पर है, जिसे आज लोग दलाल पथ कहना शुरू कर दिए हैं। और यहां पर एक बेंचमार्क तो नहीं पर इस्लामिक इंडेक्स 2008 में आया, तो ये याद रखिएगा। तो भारत के संदर्भ में हम देखें तो ये, चलिए ध्यान देंगे। आपका अभी स्टॉक एक्सचेंज खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस पार्ट को आज तो नहीं, अब तो करंट अफेयर्स पे जाएगा, कल हम करेंगे, क्योंकि आपको वर्ल्ड लेवल पे भी समझना है, जॉबर समझना है, शेयर ब्रोकर समझना है, बुल मार्केट, बियर मार्केट, इंक्रीज एंड डिक्रीज समझना है। इट विल टेक हाफ एन आवर मोर। तो आज इतना रखते हैं, यही वीडियो कंटिन्यू होगा कल 1 से 2 में, ठीक है। तो लेट्स टेक रेस्ट और फिर हम 2:15 से आपके सामने करंट अफेयर्स के वीडियो के तौर पर आते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग माय वीडियोस। ओके, फाइन।